तो बच्चों, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड का जो जैक बोर्ड है आपका मॉडल सेट जारी कर दिया है जिसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और आपका मन पसंदीदा डिजिटल डेडिकेटेड पर इसका प्रसारण देखेंगे और आप लोग भरपूर इसका लाभ उठाइए। सेट 1 हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर जो है सो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टांस इज इक्वल टू। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट से, कैसे जो है सो इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिया हुआ है BCC। तो BCC का अगर आप लोग डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह का देखिए स्ट्रक्चर बनेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, जिसमें एटम्स जो है कॉर्नर पर रखा होगा। 8 कॉर्नर है, इसमें 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है। इसके अलावा एक बॉडी के अंदर है। इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा BCC का। अब हम लोग को इसमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जिसको रिप्रेजेंट करेंगे Z से। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए जितना भी कॉर्नर पर एटम है उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के अंदर। तो हमारे पास देखिए 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 के बराबर हो गया। और पूरा का पूरा एक एटम सेंटर के बीच में है जिसको ऐड कर देंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए हो गया 1 + 1 = 2। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जब भी आए और उसमें एटम की संख्या पूछा जाए आपसे, तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्नर पर एटम है और बॉडी के अंदर है। तो कॉर्नर 8 था और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो हम लोग कर लिए 8 × 1/8 प्लस एक बॉडी का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो हो जाएगा B। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा B, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को समझने में। अब आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन 3 डायमेंशन इज। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। दूसरा होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसी को कहते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो FCC ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना स्पेस ऑक्युपाइड हो गया एटम से, मतलब पूरा भरा हुआ पार्ट पूछ रहा है, खाली पार्ट नहीं पूछा जा रहा है, कितना भरा हुआ है। तो सिंपल क्यूबिक में देखिए चॉइस में जो दिया हुआ है बात, यहीं से हम लोग देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक में भरा हुआ पार्ट होता है 52.4%। इतना जो है सिंपल क्यूबिक में भरा रहेगा, बाकी खाली होता है। अगर हम लोग फिर जाएंगे BCC में, तो BCC में जो है 68% भाग भरा होता है। अगर वैकेंट स्पेस पूछा जाए तो 32 बच जाएगा उसमें, क्योंकि जोड़कर 100 आ जाना चाहिए। लेकिन जहाँ भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा या FCC होगा, वहाँ पर 74% भाग जो है सो फिलअप होता है और 26% पार्ट जो है सो वैकेंट होता है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार CCP में पूछा जा रहा है कि कितना % पार्ट जो है हमारा क्लोज पैकिंग में स्फीयर ऑक्युपाई कर रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा 74, यानी कि C आंसर हो गया आपका। ये तीनों डाटा याद रखना है कि 3 ही क्वेश्चन है, तीनों में से कोई आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है CCP, हो सकता है कि आपको BCC पूछ दे,
या सिंपल क्यूबिक पूछ दे तो तीनों डाटा को आप लोग याद कर लेना है। इतना जो है स्पेस भरा हुआ है। अगर खाली जगह पूछेगा तो 100 में से घटा देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। अब NaOH का वेट दिया हुआ है 40 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है आपको कि ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन आया है सामने, मोलारिटी पूछा जा रहा है। तो मोलारिटी निकालने का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लीजिए आप, कि मोलारिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सीसी। ये फॉर्मूला है आपका मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर चलिएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन का 40 ग्राम दिया हुआ NaOH का वेट जो है 40 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट भी NaOH का 40 ही होता है, 1000। लेकिन वॉल्यूम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 2 लीटर। तो 2 लीटर मतलब 2000 सीसी हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए उसको। 2 लीटर जो दिया हुआ था, वॉल्यूम आपको सीसी में लेना है। तो 2 लीटर मतलब 2000 सेंटीमीटर क्यूब ml या सीसी भी कहिए। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, देखिए 1/2 बच रहा है। 1/2 को डिवाइड कीजिए, 0.5 मोलर आंसर हो गया। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी जो है 0.5 मोलर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए। थर्ड का एक करेक्ट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा में दिया हुआ गिवन वेट आपका देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा हुआ है 40 ग्राम। अगर जोड़ के भी देखिए Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दिए मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40। वेट भी 40 दिया हुआ था यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है, वॉल्यूम जो है तो 2 लीटर है, इसका मतलब 2000 सीसी हो गया। हाँ, तो देखिए अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है, किस चैप्टर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन। तो EMF कारक कैलकुलेट करना है हमको इस सेल का, जो कि बना हुआ है निकल से और कॉपर से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एक सेल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल निकल का, और यहाँ पर दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का। अब इसका स्टैंडर्ड EMF पूछा जा रहा है कि इनोट सेल निकालने का फॉर्मूला है इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये होगा कैसे पहचाने यहाँ से कि कौन जो है कैथोड है और कौन एनोड है। तो बहुत आसान तरीका है पहचानने का, कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका वैल्यू कम रहेगा वो एनोड होगा। तो यहाँ से देखिए प्लस में है 0.34 और यहाँ माइनस में है 0.25 वोल्ट। तो आपको कम नज़र आ रहा है कि निकल का कम है, यानी ए हो जाएगा एनोड, जो ज़्यादा है ए हो जाएगा कैथोड। पहले पहचान लिए। अब कैथोड में से एनोड को कह रहा है माइनस कर दीजिए। तो कैथोड का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए आंसर आ जाएगा आपका 0.34 प्लस 0.25, दैट मीन्स 0.59 वोल्ट। अब 0.59 वोल्ट देखिए जहाँ पर होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये पहला चॉइस में देखिए फर्स्ट चॉइस इसका कहता है कि 0.59 वोल्ट है। कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने में, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। इनोट सेल निकालना होगा, इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड करेंगे।
कैथोड कौन है, एनोड कौन है, ये पहचानने का तरीका हम बताए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होता है, जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड होता है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो है अमोनिया बनाने का मेथड है। हैबर प्रोसेस जो है अमोनिया बनाने का मेथड है। नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिला करके 200 atm प्रेशर देना है, 773 केल्विन टेम्परेचर देना है, और Fe कैटालिस्ट और MO प्रमोटर, मोलिब्डेनम जो है प्रमोटर होता है और आयरन जो है कैटालिस्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा है कैटालिस्ट कौन यूज होगा, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन से हमको पता चल रहा है कि कैटालिस्ट कौन है। तो कैटालिस्ट का काम कर रहा है आयरन, लेकिन आजकल जो है आयरन के जगह पर आयरन का ऑक्साइड यूज होने लगा है। ये जो हम लोग लिखे हैं रिएक्शन, ये पहले यूज होता था। एनसीईआरटी को अगर अभी पढ़िए ठीक से तो उसमें देखिएगा कि लिखा हुआ है हैबर प्रोसेस बनाने में जो कैटालिस्ट यूज होगा वो आयरन का ऑक्साइड यूज किया जा रहा है, Fe2O3। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है चॉइस, उसके आधार पर हम लोग इसका आंसर करेंगे Fe। अगर प्रमोटर पूछता तो हो जाता मोलिब्डेनम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर पूछा जा रहा है। 4 गो आपके पास चॉइस है, हम चारों का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कौन आंसर होगा। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 3H2O। कैसेटेराइट SnO2, डोलोमाइट CaCO3 .MgCO3 और बॉक्साइट Al2O3 2H2O। क्रिस्टल वाटर है, डॉट जहां लगल रहेगा क्रिस्टल वाटर। तो चारों का जब फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, अब पूछ रहा है कि आयरन का और कौन है, तो फॉर्मूला में देखिए कि आयरन कहाँ पर आया हुआ है। तो फर्स्ट है हेमेटाइट में आयरन, ये टिन का और हो गया कैसेटेराइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का हो गया डोलोमाइट, अल्युमिनियम का हो गया बॉक्साइट। तो कुछ याद करने वाला क्वेश्चन है, चारों को आप याद रखिए। हो सकता है कि कहीं कैसेटेराइट का पूछ दे, कभी डोलोमाइट का पूछ दे। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, द रोल ऑफ ए कैटालिस्ट इज टू चेंज। कोई भी रिएक्शन में कैटालिस्ट का रोल क्या होता है पूछा जा रहा है। तो कैटालिस्ट जो है रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। तो रेट क्यों बढ़ जाता है भाई? कोई भी रिएक्शन में जब कैटालिस्ट हम लोग यूज करेंगे तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, इससे रिएक्शन जो है शॉर्टकट ले लेता है, शॉर्टकट पाथ को चुन लेता है। तो कैटालिस्ट का मेन काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना। अब खोजिए कि इसमें कहाँ पर दिया हुआ है। पहला कह रहा है गिब्स एनर्जी, दूसरा एंथैल्पी, तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी, चौथा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसको लिखते हैं EA, तो यही EA कम कर देगा, इसलिए रिएक्शन बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। तो कैटालिस्ट का मेन काम है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना, यानी घटा देना, डिक्रीज कर देता है। इसका मेन काम हो जाएगा डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। 4 चॉइस आपके सामने है, चारों में से कह रहा कौन ऐसा है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा।
तो ऐसा क्वांटिटी देखिए दिया हुआ है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, चारों सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, और जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से चेंज नहीं होगा। तो अगर मोलारिटी का फॉर्मूला देखिए तो मोलारिटी बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सीसी। तो इस फॉर्मूला देखिए वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब मोलारिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कि इस फॉर्मूला में कहीं भी देखिए वॉल्यूम नहीं आया, इसका मतलब है कि मोलालिटी जब निकालेंगे तो उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नॉर्मलिटी का देखिए फॉर्मूला n इजकल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन सीसी। यहाँ भी देखिए वॉल्यूम आ गया, यानी कि नॉर्मलिटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। फॉर्मलिटी कहता है फॉर्मलिटी इजकल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन सीसी। तो तीन फॉर्मूला देखिए आया जिसमें कि वॉल्यूम गिवन है। इसका मतलब है कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी तीनों जो है टेम्परेचर से चेंज कर जाएगा, लेकिन मोलालिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही चार गो आपका टर्म है सॉल्यूशन चैप्टर में, जिससे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ एक्सप्रेस किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना है कि केवल मोलालिटी देखिए आया जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा एक और होता है, इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। कि मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी यही दो ऐसा टर्म है जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन में मोलालिटी था, अगर मोल फ्रैक्शन होता तो भी आंसर सही होता। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बढ़ता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। पहला कह रहा है डाइल्यूशन इंक्रीजेज, दूसरा कह रहा है डाइल्यूशन डिक्रीजेज, तीसरा है टेम्परेचर डिक्रीजेज, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो ये कंसंट्रेशन जो है या इलेक्ट्रोलाइट कहिए, या तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने के बाद बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब डाइल्यूट करेंगे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है, आयन फ्रीली मूव करेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ पर वाटर आयोनाइज होकर आयन की संख्या बढ़ा देगा, इसके चलते कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डाइल्यूशन करने से इंक्रीज होता है। देखिए बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट upon dilution increases molar conductivity। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा डाइल्यूशन करने से। रीजन अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है और वीक में आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर ब्रेक करके आयन की संख्या बढ़ा देता है, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 में कह रहा है कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या है।
तो वैलेंसी और कोवैलेंसी में देखो डिफरेंस होता है। कोवैलेंसी मतलब हो गया कि कितना वो बॉन्ड बना सकता है, कोई एटम कोई फॉर्मूला में मॉलिक्यूल में जितना बॉन्ड बना सकता है वही उसका कोवैलेंसी होता है। तो जरा स्ट्रक्चर बना के देखिए N2O5 का, पता चल जाएगा आपको। N2O5 जो है किस तरह से बना होगा, इस तरह से पहले हम लोग अरेंज कर लिए, 2 नाइट्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग तो मालूम होगा कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, देखिए 5 बना दिए। यहाँ भी इसी तरह से 5 होगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का जानते हैं कि 6 होता है। कि जहाँ भी ऑक्सीजन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब अगर इसमें हम लोग बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर हो गया, अब हम लोग उसका बॉन्ड बना के देखते हैं। तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड देखिए यहाँ बन गया, 1 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बना, इसी तरह से 1 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ, 2 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए अभी नीचे बचा हुआ, तो यहाँ से दोनों कोऑर्डिनेट करेगा इसको। कोऑर्डिनेट एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो कितना तरह का नाइट्रोजन बॉन्ड बना लिया काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4, यही 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन इस फॉर्मूला में। तो नंबर ऑफ बॉन्ड ही कोवैलेंसी होता है। कोवैलेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हम लोग देख लिए कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका कोवैलेंसी 4 है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो स्ट्रक्चर बना लेना है, जितना बॉन्ड बना सकता है कोई एटम वही उसका कोवैलेंसी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कोई भी आयन देख करके अगर पूछा आपसे कि कलर्ड कंपाउंड कौन होगा, तो हम लोग को सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। अनपेयर्ड माने बिना पेयर का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखिए एटम जो दिया हुआ है स्कैंडियम, मैंगनीज, जिंक और टाइटेनियम, ये चारों जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरेगा। तो जरा सबका एटॉमिक नंबर लिखिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, मैंगनीज का 25, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और ये हो गया 22 टाइटेनियम का। एटॉमिक नंबर पहले लिख लिए। आयन बनने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोटॉन वही रहता है, इसलिए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करेगा। तो स्कैंडियम का देखिए +3 दिया हुआ है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग चेक करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d भरने से पहले 4s भर जाता है, इसे 4s2, यह 1 बचेगा। जोड़ कर देख लीजिए 21 हो रहा है कि नहीं। 2 4 6 10 18 और 3 21 हो चुका है। अब हमको 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो देखिए 2 यहाँ से हट जाएगा, 1 यहाँ से हट जाएगा। तो जब सारा हटा दिए तो यहाँ से यहाँ तक जो भी देखिए बचा सब पेयर में बचा हुआ है, अनपेयर्ड यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम 3+ में नहीं है, इसका मतलब ये कलर नहीं शो करेगा। अब इसको चेक कीजिए, मैंगनीज का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर पीछे छोड़ दे रहे हैं, केवल 3d5 4s1 आउटर कॉन्फ़िगरेशन केवल लिखे हैं इसका। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कह रहा है तो देखिए 1 तो यहाँ से हट गया, अब 1 जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा।
तो डी में जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए डी के लिए बॉक्स बनाते हैं 5, 1 2 3 4, 4 ही बचा हुआ है। अब चारों अनपेयर्ड है, n बराबर हो गया 4, तो अनपेयर्ड है इसलिए निश्चित है कि कलर्ड होगा ये। तो हमारा तो आंसर पकड़ा गया यहाँ। तो फिर भी आगे हम लोग चेक करेंगे जिंक के लिए क्या हो रहा है। तो जिंक में देखिए 30 दिया हुआ है, इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s2। अभी 2 हटा दीजिए तो डी में देखिए 10 भरा हुआ है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉक्स बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब पेयर में आ गया। n बराबर 0, अनपेयर्ड है ही नहीं, इसका मतलब ये कलर नहीं शो करेगा। टाइटेनियम में देखिए 22 अगर दिया हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d2 4s2। अब 4 प्लस है मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से हटा, पीछे वाला सब पेयर्ड है, n बराबर 0। तो केवल n बराबर 4 सेकेंड में आ रहा है, इसका मतलब कलर हो जाएगा Mn2+ कलर, बाकी सब कलरलेस। यानी कलर तभी होगा जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए। ठीक है, तब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन जिसका एटॉमिक नंबर 27 दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, M2+ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 27। तो 27 एटॉमिक नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट है। आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का हो गया 27, यानी M जो है कोबाल्ट है हमारा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, एक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 27 का। लेकिन 2 प्लस चार्ज जो यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देना है। तो जब हटा दिए तो हमारे पास डी बच रहा है उसके पीछे, जिसमें 5 बॉक्स बनेगा और इलेक्ट्रॉन भरना है 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन में पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको निकालने का देखिए फॉर्मूला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट μ=√n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, जहां n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए कितना अनपेयर्ड बचा है, n बराबर 3 है। अभी 3 वैल्यू यहाँ पर बैठा कर सॉल्व कर देना है इसको। तो 3 + 2 5 3 जा 15, अब 15 का स्क्वायर रूट निकालिएगा। अगर 16 होता तो 4 आंसर हो जाता, लेकिन 4 तो होगा नहीं, तो उसे थोड़ा सा कम देखिए आपका दिया हुआ है बी में, स्क्वायर रूट 15 का 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ये आपका आंसर निकल गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट जहां भी क्वेश्चन आ जाए पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देना है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। BM फॉर बोर मैग्नेटॉन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड दिया हुआ है और किसमें +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखिए कैलकुलेट यही सामने कर लीजिए, 3 ऑक्सीजन का -6, 3 हाइड्रोजन का +3, और टोटल जोड़ के लाना है 0, तो +3। इसका मतलब इसका नहीं हुआ, इसका +3 आ गया। यहाँ पर देखिए -4, 3 हाइड्रोजन के लिए +3, 0 लाने के लिए +1 रखना पड़ेगा, यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए -8 +3, 0 लाने के लिए +5। इसको अगर चेक कीजिए -12 +4
0 लाने के लिए चाहिए हमको +8, तो 1 के लिए निकालेंगे तो +4, तो +5 पूछा जा रहा है किस में है, तो सी में देखिए आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, पता चल गया कि किस में 5 है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, स्मेल्टिंग, ये चारों जो है मेटलर्जी का स्टेप्स दिया हुआ है। तो कैल्सिनेशन में जो है हम लोग ऑक्साइड ओर का करते हैं हीटिंग, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर का किया जाता है हीटिंग, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना ऑक्सीजन हटाना, तो ऐसा कोई बात कहा नहीं। और स्मेल्टिंग जो है एबोव होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये दोनों तो ऐसे कट गया। अब हमारे पास दो चीज आया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कह रहा कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तो एयर का सप्लाई रोस्टिंग में किया जाता है, कैल्सिनेशन में एयर देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ए भी कट गया, तो आपके पास देखिए आंसर हो गया रोस्टिंग। इसका एक एग्जाम्पल दिखलाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि जिंक सल्फाइड दिया हुआ है, इसको एयर के साथ अगर हीट करेंगे तो ऑक्साइड में बदल जाएगा ZnO, और सल्फर का डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल गया गैस। इसको बैलेंस कर दीजिए यहाँ से, 2 2 2, ऑक्सीजन लग जाएगा 3। तो सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में जब हीट किया तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में बाहर से एयर देने की जरूरत नहीं है। स्मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट से एबव हीट करेंगे, जबकि यहाँ कह रहा है आपको कि मेल्टिंग पॉइंट से बिलो करना है, इसका मतलब स्मेल्टिंग होगा नहीं। तो आपको क्लियर हो गया होगा 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। तो चिलेटिंग लिगेंड उसको कहते हैं जिसका डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो, 2 3 4 5 6 डेंसिटी अगर होगा तो चिलेटिंग होगा। तो एक दिया हुआ है एसीटेट, एक दिया हुआ है ऑक्सैलेट, एक साइनाइड, एक अमोनिया। जरा सबका फार्मूला लिख कर देखिए। अमोनिया का फार्मूला NH3, साइनाइड का हो गया Cl, ऑक्सैलेट होता है COO-, ऑक्सैलेट है। एसीटेट हो गया CH3, COO-। अब देखिए चारों का जब फार्मूला हम लोग लिख दिए तो कौन सा एक ऐसा लिगेंड है जिसमें 1 से ज़्यादा डेंसिटी है। तो यहाँ तो एक ही जगह ऑक्सीजन से देगा, यहाँ नाइट्रोजन से देगा, या कार्बन से देगा, यहाँ नाइट्रोजन देगा। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ से भी दे सकता है लोन पेयर, यहाँ से भी दे सकता है। तो डेंसिटी 2 हो गया ऑक्सैलेट का, इसलिए आपका चिलेटिंग लिगेंड हो गया बी। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कि द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन PTNH3 विल बी। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हैलाइड आयन कितने हैं इसमें। तो जरा इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसे डाल दीजिए तो ये ब्रेक कर जाएगा इस तरह से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ रहेगा, PTNH3 प्लस और Cl-। इस तरह से देखिए ब्रेक हो गया है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ हैलाइड आयन, तो हैलाइड आयन देखिए हेलोजन का आयन, क्लोराइड आयन एक बन रहा है इसमें, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ में है, ये तो आयन दिया नहीं अलग से, तो हैलाइड आयन एक बन रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। इस कॉम्प्लेक्स का आपका एक केवल हैलाइड आयन प्राप्त हो रहा है, तो 16 नंबर का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया हुआ है। एक अल्काइल हैलाइड आपके पास देखिए नजर आ रहा होगा, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ हिट किया, इधर एक कार्बन लिया, उधर 2 कार्बन हो गया, कार्बन बढ़ गया। कार्बन बढ़ाने का तरीका है उज रिएक्शन। तो उज रिएक्शन खोजिए, इसमें कहाँ है, पहला फ्रीडल क्राफ्ट कर रहा है, दूसरा फिटिंग है, तीसरा उज रिएक्शन, दूसरा है उज रिएक्शन, तीसरा उज फिटिंग रिएक्शन। तो उज फिटिंग में अलग अलग अल्काइल हैलाइड होता है, नहीं हो सकता है। फिटिंग में 2 एरोमेटिक को लेते हैं भी नहीं होगा,
फिडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन या एसाइलेशन होता है, भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया हमारे पास बी, उल्ज रिएक्शन, जिसमें लोअर अल्काइल हैलाइड को हायर अल्केन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर इसका रिएक्शन देखिए तो इस तरह से होगा कि CH3Br 2 मोल लिया है, CH3Br सोडियम के साथ हिट किया, तो हिट करने से देखिए NaBr से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2NaBr हो जाएगा आउट, और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुट गया तो CH3 को जोड़ दीजिए, यही होता है उर्ज रिएक्शन। अगर यहाँ पर हम लोग जिंक ले लेते हैं तो हो जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। उर्ज फिटिक तब होता है जब ये दोनों अलग अलग अल्काइल हैलाइड होता है, और फिटिक तब होता है जब दोनों एराइल हैलाइड होता है। तो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर था ये, उसी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑर्गेनिक का है, जिसमें एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उसका रिएक्शन अल्कोहलिक के वजह से कराया जा रहा है। अल्कोहलिक यहाँ ध्यान रखना है, अगर एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल में घुला हुआ अल्कली, यहाँ पर होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन के बारे में जानते होंगे, इलिमिनेशन में एटम या ग्रुप को हटाना है और एक बॉन्ड को जो है तो बढ़ा देना है। तो यहाँ जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग जो है ब्रोमीन को हटाएंगे और एक H भी हटेगा और एक बॉन्ड बढ़ेगा, यानी कि अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसको देखिए इस तरह से देख सकते हैं, CH3 CH2Br जो है सबसे पहले KOH से रिएक्शन करेगा, तो K प्लस OH में ब्रेक कर दिए, यहाँ से ब्रोमाइड आयन को ले लेगा पोटेशियम आयन, तो हमारे पास बचेगा CH3 CH2 प्लस, एक कार्बोकटायन बना, KBr हो गया आउट। अब दूसरा स्टेप में जो कार्बोकटायन बना हुआ है, कार्बोकटायन जो बना हुआ है आपका, तो यहाँ बगल में देखिए होता है अल्फा कार्बन, जिस पर प्लस चार्ज है, अल्फा हो गया, ये बगल में है बीटा, तो बीटा से हमको प्रोटॉन हटाना है, तो प्रोटॉन को कौन लेगा, तो OH माइनस जो वहाँ पर बचा हुआ है, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले गए, तो वाटर निकल जाएगा बाहर, और एक बॉन्ड यहाँ तैयार हो गया, नया बॉन्ड बन गया एल्कीन। तो ए आंसर हो गया हमारा ए। ये देखिए एल्कीन, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन कराया जाएगा तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले ब्रोमाइड हटाकर कार्बोकटायन बनाना है। अब कार्बोकटायन में बीटा कार्बन के पास एक प्रोटॉन हटा देंगे और एक नया बॉन्ड बना देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन करा कि ब्यूटेन 2ऑल इज ए, ब्यूटेन 2ऑल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, 3 डिग्री या डाइहाइड्रिक। तो इसका स्ट्रक्चर बना कर देखिए। ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बना लिए। अब 2 पर कह रहा है ऑल है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट से। 2 पर देखिए और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर अल्कोहल लगा दिए। अब बाकी जो है हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 3 बाउंड है तो 1 लगेगा, यहाँ 2 बाउंड है तो 2 और लगा दीजिए, यहाँ 1 बाउंड है तो ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला लिखा गया। अब देखिए जहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन से, वो अगल बगल देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 डिग्री अल्कोहल है। जितना कार्बन जुटा हुआ रहेगा अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन, अगल बगल जितने कार्बन से जुड़े हुए हैं उतना ही डिग्री होता है। इसको देखने से लगा कि 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है। स्ट्रक्चर बनाने से क्लियर पता चल गया कि 2 डिग्री अल्कोहल है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अल्कोहल दिया हुआ है, इस पर H2SO4 देकर 443 केल्विन तक हीट किया है। अब एक पूछ रहा है कि क्या बनेगा। अब यहाँ टेम्परेचर पर देखिए ध्यान रखना है। अगर ये टेम्परेचर जो है 413 लिखल रहता, 413 केल्विन, तब बनता ईथर। ईथर बनाने के लिए टेम्परेचर होता 413 केल्विन,
लेकिन 443 केल्विन जैसे दिखाई दे देगा अल्कोहल अब H2SO4 के साथ, आपको इलिमिनेशन करा के बना देना है अल्कीन। तो यहाँ पर देखिए कि अल्कीन कौन है, कैसे इसका आंसर आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। C2H5OH जो अल्कोहल है, सबसे पहले H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये एसिड है, देखिए H प्लस दिया, H प्लस जाकर OH के पास जुट जाएगा और बन जाएगा C2H5OH2 प्लस। ऑक्सीजन पर देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर प्लस चार्ज आया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से बाउंड तोड़ करके C2H5 प्लस बना दिया और वाटर निकल गया बाहर। अब सेकेंड स्टेप चलेंगे, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर को तोड़ कर लिखिए इसे, CH3CH2 प्लस। यहाँ पर देखिए बीटा कार्बन है। अब हमारे पास यहाँ से बचा हुआ था HSO4 माइनस, क्योंकि H प्लस दे चुका था, H2SO4 H प्लस दिया तो बचा हमारे पास HSO4 माइनस। यहाँ से एक प्रोटॉन ले गए और H2SO4 रिकवर हो गया ज्यों कहते हो। अब यहाँ नया बॉन्ड बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन का फॉर्मेशन हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट। यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किए हम लोग, कौन का H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन, आंसर आ गया इथिन। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। करा कि एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसका रिडक्शन करा दिया, H जोड़ना मतलब रिडक्शन करा रहा है। अब समझिए कि रिडक्शन कराने के अगर एल्डिहाइड का तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अल्कोहल देखिए दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से देखें CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जोड़ने से रिडक्शन होगा CH3CH2OH। देखिए एक H यहाँ एक H यहाँ जोड़ना था, इथानॉल प्राप्त हो गया, आंसर आ गया हमारा A, आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन करने वाला कौन सा मेथड नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग वैसे मेटल को प्यूरिफाई करते हैं जो सॉलिड मेटल होता है, पहला हो गया। स्मेल्टिंग जो है मेटल निकालने का प्रोसेस है। पोलिंग, टीन का या लेड का पोलिंग किया जाता है, टीन का या लेड का लिक्वेशन किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल, इट इज द प्रोसेस टू गेट मेटल बाय रिडक्शन। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है, ना कि रिफाइनिंग मेथड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 22 का हो गया बी। 23 देखिए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं सभी होते हैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, इसमें कुछ समझने के बाद से नहीं याद रखना है, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनका रेट केवल इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तीन तरह के होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरो का भी टाइप होता है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कह रहा है कि डायामैग्नेटिक कौन है, तो जिसके लिए n का वैल्यू 0 हो जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें 0 होगा वही होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए कंडीशन दे रहा है कि 0 होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी 0 आ जाए, तो सबका आप लोग देख लीजिए, इसमें 4 चॉइस दिया हुआ है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30।
अब कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा अगर इसका कोबाल्ट का तो 3d7 4s2 होता है। 2 प्लस माने 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। डी में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 को देखो अनपेयर्ड बच गया, n बराबर 3, यानी पारा हो गया। यहाँ पर आइए 28 दिया हुआ है, 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर 2 हटा देंगे यहाँ से तो 8 बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए 2 बचा अनपेयर्ड, n बराबर 2। कॉपर में आ जाइए, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक यहाँ से हटा, एक यहाँ से, तो यहाँ 9 बच रहा है। 9 को अरेंज कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ भी एक अनपेयर्ड बच गया, n बराबर 1। अगर जिंक का चलेंगे तो 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 5 6 7 8 9 10, यहाँ सब पेयर्ड में आ गया, अनपेयर्ड है ही नहीं। तो डायामैग्नेटिक वही होगा जिसमें अनपेयर्ड 0, तो केवल हमारा डी में आ रहा है ऐसा कंडीशन, यानी Zn2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक। तो पारा था, फर्स्ट ए बी सी आपका पारा हो गया और डी हो गया डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए एस ब्लॉक को कहते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो सब अलग है, नॉन मेटल, मेटल वायर, मेटल सब रहता है। लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। तो हमको ट्रांजिशन पूछा जा रहा है, डी ब्लॉक हो गया। इनर ट्रांजिशन कहता है, एफ ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि डी के अंदर है वो। 26 नंबर फिर देखिए आपका ऑर्गेनिक क्वेश्चन आया। एक अल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन अल्कोहलिक कैसियन से करा रहा है, ये क्या होगा? ये अल्काइल हैलाइड जो कि इथाइल आयोडाइड है, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक कैसियन से करा रहा है। तो देखिए यहाँ से K प्लस Cn माइनस में ब्रेक किया, ये आयोडाइड आयन को ऐसे ले लेगा और साइनाइड यहाँ पर अटैक करेगा। तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 Cn, यानी कि आंसर देखिए कौन आ रहा है, बी आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। अगर यहीं पर KCl के जगह पर AgCl दिया हुआ रहता है तो आंसर ए हो जाता है, क्योंकि AgCl कोवैलेंट कंपाउंड है, इस तरह से आयन के रूप में ब्रेक नहीं होता हो। तो यहाँ ध्यान रखना है, अल्कोहलिक KCl रहेगा, आंसर साइनाइड आएगा। अगर AgCl देगा तो आंसर ए हो जाता है NC। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। हाइड्रेशन मतलब वाटर जोड़ना है प्रोपीन में, तो प्रोपीन का फॉर्मूला लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कर दे रहा है हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ से, तो इसको ब्रेक कीजिए H प्लस OH माइनस में, एसिड दिया हुआ H प्लस दिखा दे रहे हैं एसिड का नोटेशन। अब इस पाई बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। तो देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो निश्चित है कि इधर से जब इलेक्ट्रॉन आया तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव का पास पॉजिटिव आया, और ये जो नेगेटिव आयन है यहाँ प्लस के पास आ जाएगा। तो आंसर आपका हो रहा है CH3 CH OH CH3। ऐसा देखिए कहाँ पर है, तो बी में आपका आंसर आ रहा है। 27 का हो गया बी। मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो किया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुटेगा जहां कम हाइड्रोजन हो, इस फॉलो कर रहा मार्कोवनिकोव्स रूल।
अगर क्वेश्चन में कहीं पेरोक्साइड दिया हुआ होता तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज करते, इसका उल्टा बनाते हम लोग, निगेटिव को वहां जोड़ते जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, C5H5CHO, ये जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ है। इसका देखिए स्ट्रक्चर अगर देखिए तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया। 2 मोल इसका ले रहा है, फिर एक बार ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड का 2 मोल लिया, अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनाया, तो एक में जो है ईस्टर बना हुआ है, एक में अल्कोहल बना हुआ है। तो ऐसा आप लोग पढ़े होंगे एल्डिहाइड में कि वैसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, देखिए अल्फा कार्बन तो है इसके पास लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो वैसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अगर इनका रिएक्शन अल्कली के प्रेजेंस में किया जाए तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन का नाम है कानिजारो रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर C6H5CHO। यह है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। तो उसका एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल बनाना है और ऑक्सीडेशन से देखिए एसिड बनेगा। तो एसिड जब बनाएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा ऐसे, और रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। ये आंसर आना चाहिए। लेकिन अल्कली जो यहाँ यूज किए हुए हैं एसिड से रिएक्शन करके बन जाएगा ईस्टर। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट बना हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल बना हुआ है। रिएक्शन का नाम पूछ रहा है, किस रिएक्शन का, किस प्रोसेस से बना है, तो ये रिएक्शन है आपका कानिजारो रिएक्शन। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, अल्कली के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। CH3NH2 जो है एमीन दिया हुआ है, CH3NH2 देखिए इस तरह से 1 डिग्री एमीन है। अब नाइट्रोजन का पूछ रहा है कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से निकालता है। देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3। तो 3 बॉन्ड जब आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp, S एक हुआ, एक p 2 हुआ, एक और बढ़ा दीजिए sp2। 3 बॉन्ड आया तो तीनों को चीज हमको लिखना है, एक S 2 p, तो sp2 आ गया। देख लीजिए sp2 यहाँ b में दिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितना बॉन्ड आएगा उसके आधार पर यहाँ S और P और D यूज करके लिखना है। लेकिन ऑर्गेनिक में D आता ही नहीं है, केवल S और P आएगा। 3 लाना था हमको तो एक S ले लिए, 2 P ले लिए, sp2 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, 1 डिग्री एसिड एमाइड may be converted into amine by 1 डिग्री एसिड एमाइड है। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CONH2, ये है एसिड एमाइड। इसको कन्वर्ट करना है एमीन में, इसको बदलना है एमीन में, 1 डिग्री एमीन। तो एमीन में कैसे बदलाएगा, तो इस CO को यहां से हटा देंगे। CO को जैसे ही हटाइएगा यहां से तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH3NH2। अगर पूरा रिएक्शन याद नहीं है, खाली क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 डिग्री एसिड एमाइड लिख लिए हम लोग। 1 डिग्री कैसे जान गए, तो जहां पर एमाइड है उसके बगल में कार्बन है, इसको कन्वर्ट कर दिया एमीन में। तो कौन सा रिएक्शन है,
तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़े हैं 1 डिग्री एमीन बनाने का मेथड कि जब कभी भी एसिड एमाइड को Br2 और KOH के साथ हिट करते हैं, Br2 और KOH के साथ 80 डिग्री तक हिट कीजिएगा, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा। यानी ये हो गया हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी 30 का आंसर हो जाएगा ए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड इज। देखिए मिथाइल एमीन का रिएक्शन लिख के देखिए, अपने पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है। मिथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन सा गैस निकलेगा। तो नाइट्रस एसिड के साथ 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन जब कराते हैं, तो कराने का तरीका देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन, बगल में इधर लिख दीजिए OH और इधर लिख लीजिए O, मतलब HNO2 को सजा करके ऐसे ब्रेक कर देना है। तो जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है CH3OH, देखिए अल्कोहल बन गया, N और N मिलकर गैस निकल गया, नाइट्रोजन गैस, और वाटर निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा कौन सा गैस निकला, तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, यानी 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नाइट्रोजन गैस। देखिए इवॉल्व हो रहा है। जब कभी भी 1 डिग्री एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ ठंडा कीजिएगा, इसका रिएक्शन 0 से 5 डिग्री के बीच कराना है, यानी कि ड्राई आइस में ये रिएक्शन होता है। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस। इस कम टेम्परेचर पर हमेशा रिएक्शन करेगा 1 डिग्री नाइट्रस एसिड के साथ, अल्कोहल बनाएगा और गैस निकलेगा नाइट्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। सुक्रोज का फॉर्मूला लिखिए, C12H22O11, ये चीनी है सुक्रोज, इसमें मिला दिए वाटर, ये ब्रेक कर जाएगा C6H12O6, C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। एक है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और एक है अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पर होगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। इस तरह से हाइड्रोलिसिस के बाद ये ब्रेक किया। तो आपको खोई लीजिए, इस पर चॉइस में क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज नहीं होगा, पहला देखिए कट गया, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लैक्टोज नहीं होगा। अब एक बच रहा है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, सिंपल दिया हुआ है, यही क्वेश्चन कंपटीशन में रहेगा तो अल्फा डी बीटा डी ऐसे लिखल रहेगा। तो ए आंसर हो जाएगा आपका डी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज में ब्रेक कर जाता है जब कभी भी सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर्ड होता है। पहला स्टार्च का रहा है तो ये तो प्लांट में हो जाएगा, दूसरा ग्लाइकोजन है जो कोई भी एनिमल में या फंगस में स्टोर्ड होता है, सेलुलोज किसी में स्टोर्ड नहीं होगा, एमाइलोज फ्रूट में या रूट में रहता है प्लांट के। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है ह्यूमन में और फंगस में रहेगा। 34 देखिए, ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्योरिंग मलेरिया। मलेरिया देख रहे हैं रोग है माला एरिया। माला मीन्स बैड एयर, जहां भी खराब गंध निकलेगा, मतलब कीचड़ रहेगा, पानी जमा रहेगा, वहीं पर मच्छर उगता है और मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। नाम मलेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि बैड एयर में ये होने वाला डिजीज है, ये प्रोटोजोवन डिजीज है। जब हो जाएगा तब किसे ठीक कीजिएगा, तो पहला करा एस्प्रिन। तो एस्प्रिन जो है ये दर्द निवारक दवा है,
ये जो है एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स, दर्द निवारक और बुखार कम करने की दवा है। मॉर्फिन जो है ये भी एनाल्जेसिक है, दर्द कम करने की दवा मॉर्फिन, लेकिन जो है ये नारकोटिक है, माने इसका आदत पड़ सकता है, नारकोटिक ड्रग है। एनाल्जिन ये भी एनाल्जेसिक है। तो 3 चॉइस तो आपको दर्द कम करने वाला हो गया। एक क्यूनिन जो देख रहे हैं यही मलेरिया का दवा है, क्यूनिन प्लांट से प्राप्त किया जाता है क्यूनिन। 35 देखिए पॉलीमर का क्वेश्चन, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो ये पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखिए, इलास्टोमर मतलब रबर हो गया, अगर ये रबर होता है तो आंसर ए हो जाता है। अगर फाइबर में देखिए नायलॉन 6, नायलॉन 6 ये सब फाइबर है। थर्मोप्लास्टिक जैसे हो गया पीवीसी या पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग में है बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये तीनों एग्जाम्पल जो है थर्मोसेटिंग का है। तो बेकेलाइट हमारे थर्मोसेटिंग है क्योंकि इसको हिट करने के बाद और हार्ड हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक हिट करने से मुलायम हो जाता है, फिर से रिमोल्ड कर सकते हैं। फाइबर में जो है तो जो फोर्स लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स लगता है। और इलास्टो